मित्रों, जय भीम, नमो बुद्धाय। देश भर में प्रतिवर्ष लाखों विद्यार्थी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। उनमें से कुछ एक अभ्यर्थी अपनी प्रतिभा, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण और कठिन मेहनत के बूते सफलता प्राप्त करते हैं। हाल ही में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने पटवारी भर्ती परीक्षा का अंतिम रूप से परिणाम जारी किया है। बोधि फाउंडेशन के एक होनहार विद्यार्थी अशोक बोधि का अंतिम रूप से इस पद पर चयन हुआ है। आज के इस विशेष चर्चा में हम अशोक से जानने का प्रयास करेंगे कि उनकी सफलता के पीछे प्रेरक तत्व क्या रहे, उनका बैकग्राउंड क्या है और किन परिस्थितियों में रहते हुए उन्होंने अंततः पटवारी भर्ती परीक्षा में सफलता प्राप्त की। सबसे पहले तो बोधि फाउंडेशन के इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत अशोक। धन्यवाद। जब भी हम किसी प्रतियोगी परीक्षार्थी से या फिर किसी अभ्यर्थी से इस तरह की चर्चा का आयोजन करते हैं, स्वाभाविक रूप से हमारे जो श्रोता होते हैं उनकी रुचि इस बात में रहती है कि जो व्यक्ति सफल हो रहा है इस प्रतियोगी परीक्षा में, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में, उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है, वो कहाँ से आया है, किन परिस्थितियों से उसका व्यक्तित्व निर्मित हुआ है। तो स्वाभाविक रूप से मेरी भी जिज्ञासा इस बात को जानने में है कि आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है। मेरा नाम अशोक कुमार है। पिता का जी। नाम मान्यवर अनुपराम, माता का नाम पायु देवी है। मैं वासनदेवड़ा ग्राम पंचायत कूड़ा, तहसील सांसुर, जालोर का निवासी हूँ। और मेरे पापा मजदूर हैं, वो खुद ग्रेजुएट हैं, वो 10वीं 12वीं के टॉपर भी रहे थे। और मेरी माता पायु देवी हाउसवाइफ है। जी जी। दूसरा एक सवाल ये भी होता है जब कोई अभ्यर्थी सफल होता है कि वो किस प्रकार के विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करके आया। क्या वो बैकग्राउंड ऐसा था जहाँ वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ के आया, या फिर पढ़ाई लिखाई के बहुत अच्छा माहौल उसे मिला। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी इस पढ़ाई लिखाई जो है वो किन स्कूल्स में हुई, विद्यालय स्तर तक, कॉलेज में भी, उसके बाद भी, वो थोड़ा सा बताएंगे। मेरी प्राथमिक और उस प्राथमिक शिक्षा गांव के विद्यालय में हुई। और उस माध्यमिक और उस माध्यमिक की शिक्षा ग्राम पंचायत सांकड़ में हुई। और कॉलेज की शिक्षा जीके गुवाहाटी और महादेव कॉलेज के माध्यम से हुई थी। तो क्या वो स्कूल या कॉलेज प्राइवेट थे या सरकारी कॉलेज स्कूल? नहीं, सरकारी विद्यालय थे। ओके ओके ओके। तो कंपटीशन की तैयारी आप कितने समय से कर रहे थे, कब शुरू की, ये कब मन में आया पहली बार कि मुझे नौकरी लगना है, किसी कंपटीशन की तैयारी करनी है? कितना समय हो चुका मतलब आपको तैयारी करते हुए? तो 10वीं में जब पढ़ता था तभी से प्रशासन में जाने का मन था, आरएस जी बनने का सपना देखा था। जी। और मैंने जैसे ही कॉलेज की हम्म। 2023 में कॉलेज हुई, तो उसके जी। साथ ही मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी 2022 से। ओके। तो उनके साथ साथ मैंने और भी एग्ज़ाम दिए। जी। जैसे स्टेनो मेरा टाइपिंग कॉल हुआ। और ओके राजस्थान पुलिस सीआईडी आईबीसी 2 बार फिजिकल कॉल भी हुआ। लेकिन ओके। अंतिम रूप से सैन्य पटारी भर्ती में हुआ। जी जी। तो मतलब पिछले कई वर्षों से आप लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में जब हम ये पढ़ रहे हैं, ये सुन रहे हैं आपसे कि आप अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अलग अलग समय पर करते रहे, फिर पटवारी बनने की प्रेरणा एकदम से कहाँ से आई कि इसकी तैयारी करी जाए या इसका पेपर दिया जाए? इसके पीछे कौन से प्रेरक तत्व रहे हैं? मेरा एक ही सपना था कि अपन को प्रशासन में जाना है। जी तो इसके माध्यम से आरएस की तैयारी कर ही रहा था। जी। जब आरएस की तैयारी कर रहा था तो उसमें सेम ही सब्जेक्ट थे। तो पटवारी की वैकेंसी आई, मैंने फॉर्म भरा कि ये भी प्रशासन की पोस्ट है। उसके जी माध्यम से मैंने 6-7 महीने बढ़िया तैयारी की और आज जी। फाइनल सिलेक्शन हो गया। जी जी। निश्चित रूप से अपने आप में भले ही हम आरएस की तैयारी से शुरू करते हैं, लेकिन पटवारी जैसी प्रतियोगी परीक्षा, और इस दौर में जब लाखों अभ्यर्थी हर एक प्रतियोगी परीक्षा में दौड़ रहे हैं, तब ये अपने आप में एक उपलब्धि तो है ही। फिर भी पूरे राज्य में, पूरे देश में लाखों लोग हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। पटवारी परीक्षा या फिर दूसरी प्रतियोगी परीक्षाएं जिनके लिए आपने परीक्षाएं दी, उनकी तैयारी करते हुए आपको किन परेशानियों का, किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? मुख्य रूप से मैं घर पे ही तैयारी कर रहा था, लेकिन मुख्य मेरी समस्या आर्थिक तंगी थी, जिसके जी माध्यम से मैं ऑफलाइन टेस्ट सीरीज कोचिंग करने में असमर्थ था। जी जिसके आधार लेने के लिए मैंने बोर्ड फाउंडेशन में मेरा चयन हुआ। और उनके जी माध्यम से मैंने टेस्ट सीरीज और कोचिंग की और आज मेरा अंतिम रूप से चयन हो गया। जी। बहुत से साथी आप में से इस बात से परिचित होंगे कि बोधि फाउंडेशन सूरतगढ़ में रहकर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को निःशुल्क आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाता है अपने हॉस्टल के माध्यम से। तो निश्चित रूप से अशोक का चयन भी बोधि फाउंडेशन द्वारा संचालित हॉस्टल में हुआ, और वहाँ रहते हुए आपने लगातार तैयारी की। हॉस्टल में चयन कब हुआ था और कितने समय तक आप हॉस्टल में रहे?
मेरा हॉस्टल में 20 मई 2024 को इंटरव्यू हुआ और ओके। उसमें मेरा चयन हुआ, तो मैं 28 मई 2024 को एडमिशन हो गया था। उसके जी। बाद से लगातार मैं तैयारी कर रहा था और हॉस्टल के माध्यम से मेरे ये 3-4 लगातार सिलेक्शन हुए। स्टेनो टाइपिंग कॉल, CIDIB में 2 बार फिजिकल कॉल और ओके। पटवारी में भी अंतिम रूप चयन से यहाँ रहते हुए हुआ। जी। तो जब हम ये देखते हैं कि बोद्धि फाउंडेशन जैसे जो शिक्षण संस्थान हैं या फिर जो विद्यार्थियों को उनके अध्ययन में सहायता करने वाले संस्थान हैं, उनकी भूमिका निश्चित रूप से बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, विशेष रूप से ज़रूरतमंद विद्यार्थियों के अध्ययन के मामले में, उनकी सहायता करने के मामले में। तो जब आप अपने आप को देखते हैं, आज अपनी सफलता के बारे में सोचते हैं, तो बोद्धि फाउंडेशन के योगदान को किस रूप में देखते हैं? और चयन के बाद आप क्या सोचते हैं खुद के बारे में कि आपकी भूमिका अब क्या रहेगी बोद्धि फाउंडेशन के प्रति, या फिर आपकी तरह जो दूसरे अभ्यर्थी अभी तैयारी कर रहे हैं जो ज़रूरतमंद है, उन्हें लाभान्वित करने के उद्देश्य से आप किस दिशा में काम करेंगे? बिल्कुल सर, यहाँ आने के बाद एक आर्थिक तंगी का जो भूत सवार होता है वो एकदम ख़त्म हो जी। जाता है और यहाँ बनाया हुआ खाना पीना रहने की सुविधा से एकदम फ्री हो जाते हैं। अपन 24/7% जी। पढ़ाई कर सकते हैं अपन आराम से। जी। जी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये SC ST के ज़रूरतमंद लोगों के लिए बनाया गया है और हुँ। इसके माध्यम से कई सिलेक्शन हो रहे हैं, जैसे कि आज मेरा हुआ और आने वाले टाइम में बहुत लोगों का होगा। तो ये जी। एक अच्छी पहल है कि संगठनिक ढांचा होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। निश्चित रूप से, और आप विशेष रूप से आप जैसे जो सफल अभ्यर्थी हैं, बाद में वो भी इस मुहिम से जुड़कर इसे और ज़्यादा सुदृढ़ बनाने का काम करते हैं। एक और महत्वपूर्ण सवाल मेरे मन में आ रहा है कि जब भी हम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, विशेष रूप से वे लोग जो अभी संघर्ष कर रहे हैं, सफल नहीं हुए हैं, उनकी जिज्ञासा इस बात को जानने में रहती है कि मैं पढ़ाई किस तरीके से करूं, क्या टेक्निक्स हो, मेरी रणनीति क्या हो अध्ययन करने की। और विशेष रूप से इस दौर में जब हम चारों तरफ जो है डिस्ट्रैक्शन देख रहे हैं, सोशल मीडिया का शोर चारों तरफ है और बहुत प्रकार के जो चीज़ें हैं जो हमारा ध्यान भंग करती है, ऐसे में आप किस तरह से अपने मन को एकाग्र रखते हुए लगातार अध्ययन कर रहे थे? तो ऐसी कोई टेक्निक्स जो लाभ पहुंचा सके दूसरे विद्यार्थियों को, आप साझा करना चाहें? बिल्कुल, जैसे कि मैंने पहले एग्ज़ाम दिए थे, जैसे जी। जूनियर अकाउंटेंट, जी। उसमें सेकंड पेपर बहुत हार्ड होता है। ओके। जिनका जिनका सिलेक्शन हुआ था उनसे मेरे ज़्यादा नंबर थे, लेकिन मैथ और इंग्लिश मेरी कमज़ोर थी। जी। तो मेरी कमज़ोरियों को मैंने मजबूत बनाया। मैंने जी। इंग्लिश और मैथ को शानदार किया, तो जी। पटवारी में 45 क्वेश्चन आए तो 42 क्वेश्चन मैथ में राइट हो गए जी। और जी। इंग्लिश में 15 क्वेश्चन आए थे तो 12 क्वेश्चन सही हो गए। तो मेरा तो यही कहना है सभी जी। साथियों से कि जो कमज़ोरी है उसी को मजबूत बनाएँ। इसके जी। माध्यम से आपका चयन अंतिम रूप से हो जाएगा। जी, जी, बिल्कुल, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात कही अशोक ने। सामान्यतः बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है कि जब वो किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे होते हैं, तो जो चीज़ें उनको मुश्किल लगती है, वो उनको स्किप करते जाते हैं, उनको छोड़ते चले जाते हैं। और इसका कुफल, दुष्परिणाम ये होता है कि हम उस विषय में, उस टॉपिक में और कमज़ोर होते चले जाते हैं। लेकिन अशोक की ये राय, ये सुझाव बड़ा महत्वपूर्ण है कि हम कमज़ोर चीज़ों पर प्राथमिकता से काम करें, उन्हें अपना एक मजबूत फील्ड बनाएं, तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है। एक और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ये आता है कि जब हम लंबे समय तक तैयारी करते हैं और कई वर्षों की मेहनत के बाद अंततः वो पल आता है जब हमारा परीक्षा परिणाम घोषित हो रहा होता है और हम पहली बार ये सूचना प्राप्त करते हैं कि अंतिम रूप से मैं चयनित हो गया हूँ। तो आपको इस पटवारी भर्ती परीक्षा में चयन की सूचना किसने दी और आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी अपने चयन की सूचना पाकर? मैं इस मोमेंट को 2 माध्यम से समझाऊँगा। जी। जब 2 गुणे का रिज़ल्ट आया, तब जी। मैं बोधि फाउंडेशन की प्रेयर में बैठा था जी। और मेरे फ़ोन की घंटी बजती है, तो जी। मैं दौड़ के अंदर गया, तब देखा कि मेरे पापा का कॉल था। जी। उन्होंने आज तक, मैं 10वीं में टॉप आया, 12वीं में टॉप आया, तो आज दिन तक उन्होंने कांग्रेचुलेशन नहीं बोला। लेकिन जी। उन्होंने कहा था कि जिस दिन तेरा फाइनल सिलेक्शन होगा, उस दिन जी। पहले ही कॉल मेरा होगा। तो जी। इसी के माध्यम से उन्होंने पहला कॉल किया और जी। प्रेयर में मान्यवर BL पारस प्रिंसिपल जी। सर आए हुए थे। जी। तो उनसे मैं सवाल ही कर रहा था, सर मेरे बेसिक क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। जी। तो इतने में मेरा सिलेक्शन हो गया, बढ़िया रैंक थी। तो जी। उन्होंने बोला अब आपको इस सवाल की ज़रूरत नहीं है। तो वो बढ़िया मोमेंट रहा सर। जी, जी, बिल्कुल। और फिर अंतिम चयन की सूचना कब और कहाँ से मिली? सर मैं एक कार्यक्रम में मौजूद था। जी। वहाँ मेरे पापा जी का फ़ोन आता है कि जी। आपका अंतिम रूप से चयन हो गया है, आपको जी। बहुत-बहुत बधाई। जी। 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 तो कुल मिलाकर बात देखिए, आजकल जो भी प्रतियोगी परीक्षाएँ हो रही है, उनमें पहले 2 गुना परीक्षा परिणाम जारी किया जाता है, उसके बाद अंतिम परिणाम अलग से जारी किया जाता है।
और आपकी बातें सुनते हुए इस बात की अनुभूति बहुत गहनता से होती है कि आपके पिताजी जो हैं वो बहुत मजबूती के साथ न केवल आपको मोटिवेट करते रहे हैं, बल्कि वो बहुत गहराई से इस बात को वॉच भी करते रहे कि बेटे का परीक्षा परिणाम कब आने वाला है और सबसे पहले मैं ही सूचना देने का काम करूं। तो उनको भी बहुत बहुत साधुवाद। एक और छोटी-सी बात मैं जानना चाहूँगा कि जैसे निश्चित रूप से किसी व्यक्ति की सफलता में बहुत सारे कारकों का योगदान होता है। तो वो टीचर्स जिनसे आप पढ़ के आए, आपके परिवार के लोग, विशेष रूप से आपके पिताजी, इनके अतिरिक्त और किसी खास दोस्त का, आपके रूममेट का या फिर और कोई प्रेरक साथी रहा हो, उनका नाम आप ज़िक्र करना चाहें? इस सवाल का मैं जवाब 4 चरणों में दूँगा। जी, इसमें 4 लोगों की बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जी, पहले मेरे माता-पिता, जी, ठीक है? उन्होंने बहुत अच्छा मोटिवेट किया क्योंकि वो खुद बिल्कुल। पढ़े लिखे हुए थे मेरे पापा, जी, उसके माध्यम से। फिर अहम मोमेंट आया वो रेणु शर्मा का था। जी, मैं 3rd क्लास तक स्कूल नहीं गया था, लेकिन जी, जब 2013 में उनकी पोस्टिंग हुई, तो उनके माध्यम से मैं स्कूल गया जी, और उनके आने के बाद मैं लगातार टॉप ही करता रहा। जी, और मेन टर्निंग पॉइंट आया था वो मेरे पापा के बेसमेंट थे, जगदीश जी प्रिंसिपल सर। उनके जी, माध्यम से मैं 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं सागर जी, पढ़ा जी, और वहाँ मैंने टॉप किया। और वहाँ हर रोज़ मतलब 12 महीनों में 18 अंतरिक्षी होते थे, तो अंतरिक्ष में हमेशा मैं टॉप ही करता था। मुझे हराने जी, के जी। लिए लोग लालायित रहते थे, लेकिन मैं कभी हारा हाँ, नहीं। बिल्कुल। और आगे भी आगे का क्षण अहम रहा, उसमें जी, बोधि फाउंडेशन परिवार का बहुत बड़ा योगदान रहा था, जी, क्योंकि जी, हर तरह से मोटिवेट किया और जी, अंतिम सहन का अवसर भी वहीं से प्राप्त हुआ और उनका बहुत साधुवाद। जी, जी। आप अपने पिताजी के उन दोस्त का जो प्रिंसिपल थे, उनका नाम यदि बताना चाहें, शेयर करना चाहें? जगदीश जी प्रिंसिपल सर। जी, जी। तो ये निश्चित रूप से प्रसंग इस बात को भी रेखांकित करता है कि किसी विद्यार्थी को न केवल स्कूल से जोड़ने में, बल्कि उसे निरंतर रूप से अध्ययनशील बनाए रखने में, उसे प्रोत्साहित करने में और अंततः सफल बना देने तक की जो यात्रा है, वो कभी प्राथमिक विद्यालयों में रेणु शर्मा जैसी प्रतिबद्ध शिक्षिकाओं के माध्यम से होकर गुजरती है। कभी वो उच्च माध्यमिक स्तर तक जगदीश सर जैसे प्रिंसिपल्स के माध्यम से होकर गुजरती है। तो कभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के स्तर पर विभिन्न कोचिंग संस्थानों में शिक्षण कार्य करवाने वाले टीचर्स या फिर बोद्धि फाउंडेशन जैसे संस्थानों के माध्यम से होकर गुजरती हुई सफलता हमें दिखाई देती है। एक और महत्वपूर्ण सवाल अशोक मेरे दिमाग में आ रहा है। जब हम किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो मैं देखता हूँ कि ऐसे दर्जनों मेरे परिचित विद्यार्थी हैं यहाँ तक कि, जो अपनी सफलता को भाग्य से जोड़ते हैं, अपनी सफलता को विभिन्न प्रकार के कर्मकांडों से जोड़ लेते हैं, नक्षत्रों से, ग्रहों से जोड़ लेते हैं। ऐसे में ये बात बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है कि जो कॉम्पिटिटर है, जो लड़का या लड़की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, वो अपना आदर्श किसे मानता है? और चूँकि निश्चित रूप से जिसे हम आदर्श मान रहे होते हैं, उसके विचारों का प्रभाव हम पर निश्चित रूप से पड़ता है। तो मैं व्यक्तिगत रूप से जानना चाहूँगा कि आप किस भारतीय महापुरुष को अपना आदर्श मानते हैं और उसके पीछे कारण क्या हैं? क्यों मानते हैं? मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को अपना आदर्श मानता हूँ। जी, क्यों? क्योंकि उन्होंने किस प्रकार अपने जीवन में संघर्ष किया और जी, रातों को किस प्रकार पढ़ते थे। जी, उस समय आज की स्थिति इतनी बहुत दयनीय है, तो उस समय अलग ही स्थितियाँ हुआ करती थी। तो जी, किस प्रकार उन्होंने बाहर जाकर डॉक्टर ऑफ साइंस जैसी उपाधियाँ प्राप्त की। तो ये जी। वो संघर्ष दिखाता है कि उस टाइम में वो कर सकते हैं, तो आज तो टाइम बहुत अलग है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? जी, जी। इसलिए मैं उनको अपना आदर्श मानता हूँ। जी, जी, बिल्कुल। और अध्ययन के प्रति जो समर्पण बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर का है, वो निश्चित रूप से आज भी न केवल भारत में बल्कि भारत से बाहर भी असंख्य लोगों को प्रेरणा देने का काम करता है। एक और महत्वपूर्ण सवाल जो बच्चे इस वीडियो को देखेंगे, निश्चित रूप से और विशेष रूप से वो बच्चे जो पटवारी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर भविष्य में करना चाहेंगे। तो इस प्रतियोगी परीक्षा के सिलेबस के लिहाज से आप कौन-सी पुस्तकों के नाम उन्हें सजेस्ट करना चाहेंगे, जिन जो आपकी तैयारी में सहायक रही है? बिल्कुल, पटवारी का सिलेबस बहुत क्रिटिकल है। इसमें मुख्य रूप से मैथमेटिक्स और रीजनिंग और इंग्लिश का बहुत वेटेज रहता है। तो मैथमेटिक्स तो ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, किसी भी कोचिंग या किसी भी बुक को आप पढ़ सकते हैं। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है वो कंप्यूटर की भी है, तो उसके लिए दक्ष सफिशिएंट है। और राजस्थान जीके के लिए, भूगोल, आर्ट एंड कल्चर के लिए आप 6 से 22 तक की राजस्थान की अध्ययन पुस्तकें गाइड कर सकते हैं। और मैंने इंग्लिश की तैयारी वीआईपीएम में शिवानी मैडम की बुक थी उससे की थी। और रीजनिंग और मैथ में खुद ही प्रैक्टिस करता था।
और इसमें महत्वपूर्ण है कि करंट अफेयर जो आप क्रोनोलॉजी से पढ़ सकते हैं, और इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री और सामान्य साइंस दिशा बुक ले सकते हो, और भारतीय भूगोल के लिए महेश ब्रह्मवाल आप चूज कर सकते हो। जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद। एक और महत्वपूर्ण सवाल है कि जब हम पढ़ रहे होते हैं या फिर लंबे समय तक किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं, तो ये संभव नहीं हो पाता कि हम हर वक़्त किताब हाथ में रखें, हर वक़्त ऑनलाइन या ऑफ़लाइन कोचिंग करते रहें। कुछ और भी हमारे व्यक्तित्व की रुचियाँ होती है, अभिरुचियाँ होती है जो हमें एकाग्र रखती है, हमारा हौसला बनाए रखती है या फिर मुश्किल समय में थामे रखती है। तो मैं जानना चाहूँगा अशोक की अभिरुचियाँ क्या है? वो खाली समय में क्या करना पसंद करते हैं? खाली समय में मैं वैसे तो क्रिकेट को ज़्यादा देखता हूँ, और जी, भी जैसे खाली टाइम होते तो कोई सामाजिक कार्यक्रम होता है तो उसमें भाग लेना अच्छा लगता है मेरे को। जी। किस प्रकार के सामाजिक कार्यक्रम? बड़े बड़े आदर्शवादी गाइड होते हैं, आदर्श होते हैं, उनके जी, जी। कार्यक्रम देखना बहुत अच्छा। बहुत-बहुत साधुवाद। एक आखिरी सवाल अशोक मेरा आपसे ये है कि जो लोग हमारा वीडियो देख रहे होंगे, विशेष रूप से वो युवा जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे आप? कि आप लगातार मेहनत करें, और जो आपकी कमजोरियां हैं उन पे निश्चित रूप से काम करोगे तो आपको सफलता हासिल हो जाएगी। और आज के टाइम में सोशल मीडिया जैसे भ्रामक व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम से दूर रहे, और उन्हें आप सक्सेस होने के बाद ही देखें। मैं पहले जब तैयारी कर रहा था 1.5 साल से, तो उस समय न इंस्टाग्राम था न व्हाट्सअप था, लेकिन आज मैं देख सकता हूँ कि मैं सफल हो गया हूँ। यही कहना चाहूँगा सभी साथियों को। बहुत-बहुत साधुवाद अशोक। निश्चित रूप से आपके ये जो सफलता तक की यात्रा है, बचपन से लेकर सफलता तक की यात्रा, ये देखने वालों को, सुनने वालों को प्रेरित करने का काम करेगी और आपके इन विचारों से प्रेरणा लेते हुए और भी अभ्यर्थी लाभान्वित होंगे, वो भी चयनित होंगे, ऐसी कामना हम सब करते हैं। इस श्रृंखला में अगली कड़ी में हम बोधि फाउंडेशन के ही किसी और होनहार, प्रतिभाशाली और चयनित अभ्यर्थी का परिचय आपसे करवाएँगे। आप सभी को बहुत-बहुत साधुवाद।